गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको मृदा जल, अपवाहित जल के बारे में बताया था। साथ में हमने आपसे चर्चा की कि पादप के कौन से अंगों के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया था कि निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं, खासतौर से शैवाल और कवक, उनमें जल अवशोषण के लिए कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है और उनके संपूर्ण शरीर से ही क्या है, जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। उसके पश्चात हमने आपको बताया था ब्रायोफाइटा पादपों में, ब्रायोफाइटा पादपों के अंदर क्या पाए जाते हैं, मूलावास पाए जाते हैं और उन्हीं मूलावासों के द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण किया जाता है। उसके पश्चात हमने टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यानी कि पुष्पीय पादपों पर आपसे बात की और आपको बताया कि इन सभी के अंदर क्या है, सुविकसित जड़ तंत्र पाया जाता है, मूल तंत्र पाया जाता है, रूट सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा ये जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। उसके पश्चात हमने आपको बताया जड़ के भाग। जड़ के दो भाग होते हैं, एक तरुण भाग होता है, दूसरा कौन सा भाग होता है, परिपक्वन भाग होता है। तरुण भाग, जो तरुण क्षेत्र होता है, उसके द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है और परिपक्वन क्षेत्र के द्वारा जल का अवशोषण नहीं किया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें लिग्निफिकेशन और सुवेरीकरण की क्रिया पाई जाती है, जिसके कारण वो जल के प्रति कैसी होती है, अपारगम होती है। इसके पश्चात हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि तरुण क्षेत्र या तरुण जो भाग होता है, जड़ का तरुण भाग होता है, उसको 5 भागों में बांटा गया है। मूलगोप, मूलशीर्ष, दीर्घीकरण या कोशिका विवर्धन क्षेत्र, नेक्स्ट आपको बताते हैं मूल रोम क्षेत्र और लास्ट में आपको बताया था परिपक्वन क्षेत्र। आज हम इन सभी बिंदुओं पर, ठीक है, तरुण भाग के या तरुण क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर आज हम विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे। आइए लेसन नंबर 6 और आपको बता दें पाठ का नाम है वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट शेप ऑफ प्लांट्स इन प्लांट्स, नॉट ऑफ प्लांट, इन प्लांट्स। देखिए, जल अवशोषण और पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण आज का हमारा टॉपिक है। जो हम बात कर रहे हैं जड़ के भागों के बारे में, पार्ट ऑफ रूट। पार्ट ऑफ रूट पर आपसे चर्चा हमारी चल रही थी और आपको बताया था कि जड़ के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक को तरुण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और दूसरे को परिपक्वन क्षेत्र के नाम से, या परिपक्वन क्षेत्र न बोले तो एक को प्रौढ़ क्षेत्र के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इनका एक डायग्राम बना रहे हैं। देखिए, ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, हाँ भाई,
देखिए इस भाग को कहा जाता है परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र इनको कहते हैं मूल रोम। ठीक है, ये कहलाता है हमारा मूल गोप, इसे कहते हैं मूल शीर्ष। इस वाले भाग को कहा जाता है दैर्ध्य क्षेत्र, दैर्ध्य वृद्धि क्षेत्र, या इसे दीर्घीकरण क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, और इस वाला जो भाग होता है, ठीक है, जहां पर मूल रोम पाए जा रहे हैं, इस वाले क्षेत्र को मूल रोम क्षेत्र के नाम से क्या है जाना जाता है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 भाग हो गए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मूल गोप के बारे में। पादप के मूल का जो सबसे अग्रभाग होता है, ये पादप के मूल का सबसे अग्रभाग होता है, और इस अग्रभाग पर क्या पाई जाती है, मूल गोप पाई जाती है। पादप की जो जड़ होती है उसके सबसे अग्र सिरे पर, ऑन द टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, रूट टर्मिनल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, पादप मूल के जो अग्र सिरा होता है उस अग्र सिरे पर मूल गोप क्या है पाई जाती है। ये मूल गोप नामक संरचना कैसी होती है आपको बता दूं, यह छोटी होती है, पतली होती है, और कैसी होती है, टोपी के आकार की होती है। छोटी होती है, पतली होती है, और कैसी होती है, टोपी के आकार की संरचना के रूप में पाई जाती है। ये मूल गोप जो होता है वो मूल शीर्ष के कहां पर पाया जाता है, आगे की ओर पाया जाता है। मूल गोप जो होता है वो इस मूल शीर्ष के कहां पर पाया जाता है, आगे की ओर क्या होता है, स्थित होता है। ठीक है, कहां स्थित होता है, मूल शीर्ष के आगे की ओर क्या होता है, मूल गोप स्थित होता है। या हम कह सकते हैं मूल गोप के पीछे की ओर क्या होता है, मूल शीर्ष स्थित होता है। ठीक है, आपको बता दूं यही मूल गोप जो होता है, ठीक है, यही मूल गोप जो होता है वो क्या काम करता है, मूल का ये शीर्ष वृद्धिकारी जो क्षेत्र होता है उसकी क्या करता है, रक्षा करने का क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मूल गोप जो होता है वो मूल शीर्ष के, ठीक है, मूल गोप जो होता है वो मूल शीर्ष का, ये मूल शीर्ष का रक्षात्मक आवरण क्या करता है, रक्षात्मक आवरण प्रदान करने का कार्य करता है। मूल गोप जो है वो मूल शीर्ष के लिए रक्षात्मक आवरण के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं मूल शीर्ष के बारे में। देखिए मूल गोप के पीछे की ओर, मूल गोप के पीछे की ओर ये क्या पाई गई है, ये संरचना मैंने आपको यहां तक बनाई है, इसे क्या कहा जाता है, मूल शीर्ष कहा जाता है। तो मूल गोप के पीछे की ओर क्या पाई जाती है, मूल शीर्ष स्थित होता है। यानी कि ये कैसा स्थिति में होता है, सब टर्मिनल स्थिति के अंदर होता है, उपांत अवस्था के रूप में क्या है पाई जाती है। यह मूल शीर्ष के अंदर ये कोशिकाएं जो होती है वो विभाजनशील होती है। मूल शीर्ष में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कैसी होती है, ये कोशिकाएं विभाजनशील होती है। जिन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, विभजोतक, विभजोतक क्षेत्र के नाम से भी उसे क्या है जाना जाता है, या इसे मेरिस्टेम एरिया के नाम से भी क्या है, मेरिस्टेम एरिया के नाम से भी इसे क्या है जाना जाता है। किस एरिया के नाम से, मेरिस्टेम या विभजोतक क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। तो मूल शीर्ष के अंदर विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है, उन्हीं विभाजनशील कोशिकाओं को विभजोतक क्षेत्र कहा जाता है। इस भाग के द्वारा ध्यान से सुनिए,
मूल शीर्ष वाला जो भाग होता है, इस शीर्ष यानी कि इस मूल शीर्ष वाला जो भाग होता है, इस भाग के द्वारा जो विलय होता है, ठीक है, उस विलय का अवशोषण जो होता है वो बहुत अधिक तेजी के साथ होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मूल शीर्ष के द्वारा विलय का अवशोषण बहुत ही तेज गति से, ठीक है, या बहुत अधिक तेजी से होता है। ठीक है, तो विलय पदार्थों का अवशोषण सर्वाधिक रूप से इसी मूल शीर्ष के द्वारा होता है। ठीक है, विलय पदार्थों का अवशोषण इसके द्वारा बहुत तेजी से होता है। अब बात करते हैं, देखो ये मूल शीर्ष हमने अलग कर दिया है। मूल शीर्ष के बाद ये वाला भाग है, इसे कहते हैं द्वैधर्य वृद्धि क्षेत्र, या इसे दीर्घीकरण क्षेत्र, या इसे कोशिका विवर्धन क्षेत्र के नाम से भी इसे क्या है जाना जाता है। देखिए ये मूल शीर्ष के पीछे की ओर या विभजोतक क्षेत्र के पीछे की ओर क्या पाया जाता है, द्वैधर्य वृद्धि क्षेत्र या दीर्घीकरण क्षेत्र क्या है पाया जाता है। जिसकी कोशिकाएं, ठीक है, यानी कि इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र में जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबाई में क्या करती है, वृद्धि करती है। इसलिए मैंने आपको दिखाया ये कोशिकाएं लंबाई में क्या करती है, वृद्धि करती है। ठीक है, तो द्वैधर्य वृद्धि क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती हैं वो लंबाई में क्या करती है, वृद्धि करती है। लंबाई में क्या करती है बेटा, वृद्धि करने का कार्य करती है। कौन से क्षेत्र की कोशिकाएं, दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं, या कोशिका विवर्धन क्षेत्र की कोशिकाएं, या द्वैधर्य वृद्धि क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबाई में क्या करती हैं, वृद्धि करती है। ठीक है, इस भाग के द्वारा जल का अवशोषण जो होता है वो बहुत ही धीमी गति से होता है। दीर्घीकरण क्षेत्र के द्वारा जल का अवशोषण जो होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वो वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, बहुत ही धीमी गति से होता है। दीर्घीकरण क्षेत्र के द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है, बहुत ही धीमी गति से होता है। बात समझ में आ गई। अब आपको बता दें ये द्वैधर्य वृद्धि क्षेत्र या दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे की ओर ये क्षेत्र पाया जाता है, जिसे हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं, मूल रोम क्षेत्र के नाम से जानते हैं। रूट हेयर रीजन के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मूल रोम क्षेत्र के नाम से क्या है जाना जाता है। इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, ये मूल रोम पाए जाते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो मूल रोम होते हैं वो बाह्य त्वचा पर क्या होती है, जड़ की जो बाह्य त्वचा होती है, जड़ की जो एपिडर्मिस होते हैं, उस एपिडर्मिस पर अतिवृद्धि के रूप में ये संरचना क्या होती है, निकलती है, जिसे क्या कहा जाता है, मूल रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल रोम उन्हें कहा जाता है। इस क्षेत्र के द्वारा सर्वाधिक रूप से जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। मूल रोम क्षेत्र के द्वारा जल का अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सर्वाधिक रूप से होता है। ठीक है, मूल रोम क्षेत्र के द्वारा जल का अवशोषण कैसा होता है, सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक रूप से होता है। इसी कारण से इस मूल रोम क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जल अवशोषण क्षेत्र भी कहा जाता है। जल अवशोषण क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र के द्वारा जल का अवशोषण क्या होता है, सर्वाधिक होता है, इसलिए इस क्षेत्र को जल अवशोषण क्षेत्र के नाम से भी क्या है जाना जाता है। मूल रोम क्षेत्र के पीछे की ओर, ये मूल रोम क्षेत्र है, इस मूल रोम क्षेत्र के पीछे की ओर ये कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, परिपक्व क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो पाई जाती है, ये कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में एक तो लिग्निन और दूसरा क्या होता है, सुबेरिन। लिग्निन और सुबेरिन का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। और लिग्निन और सुबेरिन का जमाव होने के कारण परिपक्व क्षेत्र के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में लिग्निन और सुबेरिन का जमाव होने के कारण, ठीक है, इनकी कोशिकाएं जल के प्रति कैसी होती है, अपारगम हो जाती है। ठीक है, इसके द्वारा हम कह सकते हैं परिपक्व क्षेत्र के द्वारा जल का अवशोषण का कार्य जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, यानी कि परिपक्व क्षेत्र के द्वारा जल का अवशोषण बहुत ही कम मात्रा में होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पार्ट ऑफ रूट, जिनमें हमने आपसे बात कर ली कि जड़ के दो भाग होते हैं, तरुण भाग और परिपक्व। ठीक है,
तरल भाग को 5 भागों में बांटा है, मूल गोप, मूल शीर्ष, दीर्घीकरण, मूलरोम क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का अगला टॉपिक है, ठीक है, उस पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए भी देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से और कई बार बोर्ड एग्जाम में इसमें से सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सिम्प्लास्ट क्या है, एपोप्लास्ट क्या है, अर्थात आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो पादपों जल मार्ग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पादपों जल मार्ग अगला आज का नेक्स्ट टॉपिक है, पादपों जल मार्ग। वाटर पाथ ऑफ इन प्लांट्स, वाटर पाथ इन प्लांट्स, पादपों जल मार्ग। ठीक है, देखिए आपने अभी देखा कि जो पादपों के अंदर जड़ें पाई जाती है, ठीक है, ये पादप हैं और इन पादपों में जड़ें पाई जाती हैं। जड़ों में क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। ये क्या है, मूल रोम होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो जड़ होती है वो जल का अवशोषण करता है। पादपों में जल का प्रवेश जड़ के द्वारा होता है और खासतौर से मूल रोमों से होता है। मूल रोमों के पश्चात जो जल होता है वो जड़ के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, और जड़ के अंदर पहुंचने के पश्चात जड़ में क्या पाई जाती है, संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक के रूप में क्या पाए जाते हैं, जाइलम पाए जाते हैं। और वो जाइलम जो होता है वो जल को पौधे के जाइलम जो होता है वो जल को जाइलम के माध्यम से जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। अर्थात पादपों में जल का जो प्रवेश होता है वो मूल रोम से होने के पश्चात, मूल रोम से जल का प्रवेश होने के पश्चात जड़ में क्या होते हैं, जाइलम होते हैं और जाइलम के द्वारा जल का क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। ठीक है, इस प्रवाह को, इस प्रकार के जल के प्रवाह को क्या कहा जाता है, पार्श्वीय प्रवाह के नाम से उसे जाना जाता है। आइए पार्श्वीय प्रवाह क्या है। ठीक है, पार्श्वीय प्रवाह लेटरल फ्लो क्या है, लेटरल फ्लो। अभी हमने आपको बताया है कि ये मूल रोम होते हैं और ये मूल रोमों के द्वारा जल क्या है, जड़ों के अंदर प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के पश्चात इन जड़ों के अंदर क्या पाया जाता है, जाइलम पाए जाते हैं और यही जाइलम क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों तक जल का परिवहन करने में क्या होता है, सहायक होता है। अर्थात जल जो होता है वो जल का मूल रोमों द्वारा, कौन से, किसके द्वारा, मूल रोमों के द्वारा। जल किसके द्वारा ग्रहण किया गया है, ठीक है, मूल रोमों के द्वारा और जड़ों के द्वारा ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो जल मूल रोमों से जाइलम तक, मूल रोमों से जाइलम तक, ध्यान से समझना, जल का मूल रोमों से जाइलम तक जल के होने वाले प्रवाह, या हम कह सकते हैं जल का मूल रोम से जाइलम तक होने वाले प्रवाह को ही पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। जल का मूल रोमों से जाइलम तक होने वाले प्रवाह को ही पार्श्वीय प्रवाह कहा जाता है। अर्थात जल का मूल रोम से जाइलम तक जल के होने वाले प्रवाह को ही क्या कहा जाता है, पार्श्वीय प्रवाह कहा जाता है। ठीक है, लेटरल प्रवाह के नाम से जाना जाता है। जल का जो पार्श्वीय प्रवाह होता है, जल का पार्श्वीय प्रवाह का मतलब मूल रोम से जल जाइलम के माध्यम का, ठीक है, मूल जल जो होता है वो मूल रोम से जाइलम तक, ठीक है, प्रवाहित हो तो वो क्रिया कौन सी कहलाती है, पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। और पार्श्वीय जो प्रवाह होता है उस जल के पार्श्वीय प्रवाह के दौरान जल का परिवहन जो होता है वो 3 पथों के माध्यम से होता है। जल के पार्श्वीय प्रवाह के दौरान, जल के पार्श्वीय प्रवाह के दौरान जल का
परिवहन 3 पथों के माध्यम से होता है। ठीक है, अब वो 3 पथ कौन कौन से हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो पादपों में इन 3 माध्यमों के द्वारा या 3 पथों के द्वारा क्या है, जल का क्या होता है, प्रवाह होता है। पहला होता है अपलवक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट पथवे। दूसरा होता है संलवक, संलवक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लास्ट, सिंप्लास्ट पथवे के नाम से जानते हैं। और तीसरा है रसधानी, रसधानी इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूलर, वैक्यूलर पथवे। ठीक है, आइए पादपों में जल मार्ग के 3 होते हैं, अपलवक, संवलक और रसधानी। यह हमने बोला कि जल के पार्श्वीय प्रवाह के दौरान जल का परिवहन 3 पथों के माध्यम से क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, और वो 3 माध्यम हो गए अपलवक, संलवक और रसधानी। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपलवकों के बारे में। देखिए, पहले हम आपको इसका डायग्राम बना करके दिखा रहे हैं। ठीक है, डायग्राम देखिएगा आप सबसे पहले। हाँ भी, ये भाग कहलाएगा कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, ये वाला भाग कहलाएगा प्रोटोन की कोशिका द्रव्य, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो भाग है इसे हम बोलते हैं रिक्तिका, वैक्यूल्स। ठीक है, और सबसे अंतिम जो पार्ट है जिसका भी मैं नाम बता देता हूं, ये रिक्तिका हो गई, और ये वाला भाग कहलाएगा टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपलवक, ठीक है, पथ के बारे में। ठीक है, अपलवक पथ क्या है? देखिए, इसमें जल का जो प्रवाह होगा, ठीक है, वो खास तौर से कोशिका भित्ति, अपलवक में जो जल का प्रवाह होता है वो कोशिका भित्ति सेल वॉल के जरिए, जल का प्रवाह जो होता है वो कोशिका भित्ति के द्वारा होता है। कोशिका भित्ति के मध्य क्या होते हैं, या कोशिका के मध्य अंतरकोशिकीय जो अवकाश होते हैं, जिनको अंतरकोशिकीय अवकाशों को बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस, अंतरकोशिकीय अवकाश। यह अंतरकोशिकीय अवकाश है। ठीक है, ये वाला भाग है वो अंतरकोशिकीय अवकाश है। ठीक है भैया, ये अंतरकोशिकीय अवकाश है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आपको पता लग गया है कि जल का प्रवाह
ठीक है। अपलवक के अंदर जल का जो प्रवाह होता है वो किस में होता है, कोशिका भित्ति में। ये कोशिका भित्ति और किस में होता है, अंतर कोशिकीय जो अवकाश होते हैं उन अवकाशों के द्वारा जल का क्या होता है, प्रवाह होता है। परिभाषा क्या हुई कि पादपों में जल का प्रवाह, पादपों में जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति एवं कोशिका के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाशों में होता है। किसमें होता है, अंतर कोशिकीय अवकाशों में होता है। ठीक है, तो ये अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं और ये कोशिका भित्ति होते हैं। कोशिका भित्ति और कोशिका के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाशों के माध्यम से क्या होता है, जल का प्रवाह होता है। उसे ही क्या कहा जाता है, अपलवक प्रवाह कहते हैं। परिभाषा क्या हुई कि पादपों में जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति व कोशिका के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाशों के द्वारा होता है। इस मार्ग को ही क्या कहा जाता है, अपलवक जल मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपलवक जल मार्ग कहा जाता है। इसमें जल का जो प्रवाह होता है, अपलवक के अंदर जो जल का प्रवाह होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, अनियंत्रित होता है। जल का प्रवाह कैसा होता है, अनियंत्रित होता है और विसरण की क्रिया द्वारा होता है। इस पथ के अंदर जो जल का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, अपलवक में जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। देखो पादपों की जो जड़ें होती हैं, ध्यान से सुनना, पादप की ये जड़ है और जड़ का ये सबसे बाहरी भाग है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ध्यान से सुनना, अभी मैं और कुछ बताने जा रहा हूं आपको। और इस एपिडर्मिस के नीचे क्या पाई जाती है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जिसको अंतःत्वचा के नाम से जाना जाता है, एंडोथीसियम जिसको क्या बोलते हैं, अंतःत्वचा के नाम से जाना जाता है, अंतःत्वचा के नाम से जाना जाता है। तो पादपों की जड़ों के अंदर क्या पाई जाती है, अंतःत्वचा पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, अंतःत्वचा पाई जाती है। और इस अंतःत्वचा के अंदर क्या पाई जाती है, अंतःत्वचा के अंदर क्या पाई जाती है, कैस्पीरियन पट्टियां पाई जाती है। कौन सी पट्टियां पाई जाती है, कैस्पीरियन पट्टियां पाई जाती है। ठीक है, और इन कैस्पीरियन पट्टियों में क्या पाया जाता है, सुबेरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैस्पीरियन पट्टियों में सुबेरिन पाया जाता है। जो जल के प्रति, मैंने अभी बताया, जो जल के प्रति कैसी होती है, अपारगम होती है। इसलिए एंडोथीसियम के द्वारा जल का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, एंडोथीसियम से जल का प्रवाह इस अपलवक विधि के द्वारा नहीं हो सकता है। इसलिए एंडोथीसियम की जो कोशिका कला होती है, ठीक है, या एंडोथीसियम की जो कोशिका से जल का जो प्रवाह होता है वो इनकी कोशिका कला के द्वारा होता है। इस प्रकार के जल मार्ग को क्या कहा जाता है, पार कला जल मार्ग कहा जाता है, जिसे ट्रांसमेम्ब्रेन पथवे के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाए ट्रांसमेम्ब्रेन पथवे क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन पथवे क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन पथवे। एक बार इस पूरे टॉपिक को हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अपलवक, ठीक है, जल मार्ग क्या है, पादपों में जल का प्रवाह कोशिका भित्ति के द्वारा और कोशिका के मध्य उपस्थित ये अंतर कोशिकीय जो अवकाश होते हैं, ये अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं, उनके द्वारा जल का प्रवाह होता है, उसे अपलवक जल मार्ग कहते हैं। इसमें जल का प्रवाह अनियंत्रित होता है और जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है, विसरण की विधि के द्वारा होता है। पादपों की जड़ों के अंदर, ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम पाई जाती है, अंतःत्वचा पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, एंडोथीसियम पाई जाती है। ठीक है, और एंडोथीसियम की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वाल होती है, उसमें क्या पाई जाती है, मैंने आपको बताया, कैस्पीरियन पट्टियां पाई जाती है। कैस्पीरियन पट्टियों में क्या जमा होता है, सुबेरिन जमा होता है, और सुबेरिन जमा होने के कारण ये जल के प्रति कैसी होती है, अपारगम होती है। अतः इसी एंडोथीसियम के द्वारा, इस एंडोथीसियम से जल का प्रवाह अपलवक विधि के द्वारा नहीं हो सकता। इसलिए एंडोथीसियम की जो कोशिका से, एंडोथीसियम की जो कोशिका से जल का प्रवाह होता है वो
एंडोथीसियम की कोशिका कला के द्वारा होता है, उसे क्या कहा जाता है? ट्रांस मेम्ब्रेन पथवे के नाम से उसे जाना जाता है, या जल के इस मार्ग को पार कला पथवे के नाम से उसे जाना जाता है। देखिए, अपलवक के बाद हम बात कर रहे हैं संलवक के बारे में। ठीक है, संलवक को समझने के लिए हमने आपको पहले बताया था, उसको एक बार मैं थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए रिकॉल करने जा रहा हूं, आपको ध्यान से देखिए। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में 11वीं क्लास में आपको बताया था कि पादपों की कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के मध्य क्या है? सूक्ष्म छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती है। इन सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और इसी प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कोशिका में जो भरा द्रव होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आ और जा सकता है। ठीक है, जिसे हम जीवद्रव कला, ठीक है, या उसे हम जीवद्रव तंतु या उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। हम बात कर रहे हैं संलवक के अंदर। ठीक है, यहां पे जल का प्रवाह जो होता है वो एक कोशिका से, ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, ये एक कोशिका है, ये कौन सी कोशिका है? दूसरी कोशिका। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का जो प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है? जीवद्रव्य तंतुओं के द्वारा। जीवद्रव तंतु में बोले तो उन्हें क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, जल का जो प्रवाह होगा वो किसके जरिए होता है? प्लाज्मोडेस्माटा। अभी मैंने आपको बताया प्लाज्मोडेस्माटा, जिन्हें जीवद्रव तंतु भी क्या है? कहा जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से होता है। ठीक है, और इस प्रकार के प्रवाह को क्या कहते हैं? संलवक। क्या कहते हैं? संलवक जलमार्ग कहा जाता है। संलवक जलमार्ग किसे कहते हैं? जब जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, जब जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में किसके जरिए होता है? जीवद्रव तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा से जीवद्रव द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? संलवक जलमार्ग कहते हैं। यह प्रवाह जो होता है, यह प्रवाह जो होता है वो किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। संलवक जो होता है, इस पथ के अंदर जल का प्रवाह परासरण के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, संलवक में ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण संलवक को सजीव पथ भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे? सजीव पथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजीव पथ भी इसे क्या है? कहा जाता है। यह मार्ग जो होता है वो अधिकतम, यह मार्ग जो होता है वो अधिकतम कैसा होता है? प्रतिरोध वाला होता है। ठीक है, अधिकतम इसको प्रतिरोध करना पड़ता है। जल को यहां से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है तो जाते समय उन्हें बहुत अधिक प्रतिरोध करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा की जरूरत होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा जब काम में आएगी तभी परासरण की क्रिया के माध्यम से इस प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का स्थानांतरण हो पाता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह मार्ग जो होता है, संलवक का जो मार्ग होता है वो अधिकतम कैसा होता है? प्रतिरोधक वाला होता है। सबसे अंत में मैं बात कर रहा हूं रसधानियों के बारे में। देखिए, जल का प्रवाह कैसे होता है? जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होगा। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब जल का प्रवाह होता है तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल तो प्रवेश कर गया, परंतु प्रवेश करने के पश्चात वह जल किस में जाता है? रिक्तिका में, और रिक्तिका से टोनोप्लास्ट के अंदर क्या है? प्रवेश करता है। ठीक है, रिक्तिका से टोनोप्लास्ट में से होकर के गुजरता है। इस प्रकार के मार्ग को, यानी कि ये रिक्तिका है, ठीक है, ये तो हो गई रिक्तिका, और ये क्या है? रिक्तिका के अंदर वाला भाग है, ये टोनोप्लास्ट है, इसके अंदर होकर गुजरता है, जिसे क्या कहते हैं? रसधानी मार्ग के नाम से जाना जाता है। रसधानी मार्ग की परिभाषा क्या हुई
कि जिसमें जल का प्रवाह, या हम कह सकते हैं इस प्रकार के जल प्रवाह में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा या जीवद्रव कला के द्वारा प्रवेश करता है। ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। और कोशिका झिल्ली से, एक कोशिका झिल्ली से दूसरी कोशिका झिल्ली में जल क्या है? प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने के पश्चात वह जल किसमें प्रवेश करता है? मैंने बताया रिक्तिका और टोनोप्लास्ट में से होकर के गुजरता है। उसी मार्ग को रसधानी कहा जाता है। रसधानी मार्ग की परिभाषा आपको बता रहे हैं, रसधानी पथ क्या है। इस प्रकार के पथ में जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा प्रवेश करता है। इसके पश्चात जल जो होता है वो रिक्तिका और टोनोप्लास्ट में से होकर के गुजरता है। इसे ही क्या कहा जाता है? रसधानी पथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसधानी पथ कहा जाता है। यह प्रक्रिया जो होती है किसके द्वारा होती है? यह प्रक्रिया भी पराशरण की क्रिया के द्वारा पूर्ण होती है। किसके द्वारा पूर्ण होती है? पराशरण की क्रिया के द्वारा पूर्ण होती है। और इसमें भी क्या है? ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यानी कि आपने देखा कि रसधानी और संवलक, इन दोनों पथों के अंदर जल का जो प्रवाह होता है वो पराशरण की क्रिया के द्वारा होता है। और दूसरी बात है यहाँ पर ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जबकि अपलवक में जल का जो प्रवाह होता है वो विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, और ऊर्जा की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी इन एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, देखिए इसी के साथ हमने पादपों में जलमार्ग, ठीक है, पादपों में जलमार्ग के जो पथ हैं उन 3 पथों के बारे में आप अध्ययन कर लिया है। ठीक है, अपलवक, संवलक और रसधानी। इसी के साथ ये टॉपिक आज का खत्म हुआ, समाप्त हुआ। Till then, take care by Corona. Be safe and be happy at your home. Thanks very much.